24 मार्च 2015 ये वो दिन था जब जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 बार्सिलोना एयरपोर्ट से 10:01 पर टेक ऑफ करती है, जिसको 11:39 से पहले डस्टलडॉर्फ एयरपोर्ट पर पहुंचना था। इस प्लेन में टोटल 144 पैसेंजर्स थे और 6 कैबिन क्रू मेंबर्स। एयर ट्रैफिक कंट्रोल इस जर्मन विंग 9525 फ्लाइट के साथ रेडियो कनेक्शन बनाती है और पायलट को कुछ क्लियरेंस देती है और फिर सीधे IRMAR वे पॉइंट पर उड़ान भरने को कहती है। पायलट्स सभी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे थे और अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसके कुछ ही देर बाद की फ्लाइट 9525 पहले कॉन्टिन्यूसली सेट की हुई 38,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही थी, जिसको बदलकर सिर्फ 100 फीट कर दिया गया है और ऑटो पायलट मोड को भी नीचे आने के लिए सेट कर दिया गया है। प्लेन लगातार धीरे होता जा रहा है और नीचे उतर रहा है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल उन पायलट से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आता और ऑरेंज कैरिडेटेड एयर बेस से एक मिलिट्री मिराज जेट उस हवाई जहाज को रोकने के लिए उड़ान भरता है। एयर ट्रैफिक में काम कर रहे ऑफिसर्स को बस यही डर था कि ये प्लेन अगर ऐसे ही नीचे जाता रहा तो ये वहाँ पर मौजूद पहाड़ों से टकरा जाएगा। प्लेन अब 10,000 फीट की ऊंचाई पर आ गया है और ये नीचे होता जा रहा है। रेडियो कनेक्शन भेजने के 11 मिनट बाद 9525 प्लेन एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रेडार से गायब हो जाता है। आखिर क्या हुआ इस प्लेन के साथ? आखिर 150 लोगों को अपने साथ लेकर ये प्लेन कहां गायब हो गया? जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। आप देख रहे हैं स्पीडी विजन। दरअसल इस प्लेन को 9:35 पर उड़ान भरनी थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये फ्लाइट डिले हो गई थी। इस प्लेन को 34 साल के कैप्टन, जिनका नाम था डेट्रिक सोंदेहैमर, चला रहे थे और इनको प्लेन चलाने का लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस था। और इनके साथ था एक को पायलट जो कि 27 साल का था और इसका नाम था एंड्रेयस लुबिस्ट। इसने बस 18 महीने पहले ही जर्मन विंग्स कंपनी को ज्वाइन किया था, जिसको बहुत कम प्लेन एक्सपीरियंस था। और आप इस को पायलट को याद रखना, क्योंकि ये को पायलट हमारी आगे की कहानी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। कैप्टन सभी पैसेंजर्स को कहते हैं कि जो डिले हुआ है हम उसको कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, यानी जितना हमसे हो पाएगा उतना हम आपको टाइम से पहले डेस्टिनेशन पर पहुंचा देंगे। ये कहकर प्लेन टेक ऑफ हुआ। फिर कैप्टन ने प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर स्विच कर दिया था, जिसमें उन्होंने सेट किया था कि प्लेन की ऊंचाई 38,000 फीट तक जानी चाहिए। 10:31 पर ये प्लेन फ्रेंच कोस्ट को क्रॉस कर जाता है और ताउलोन पर ये प्लेन 38,000 के एल्टीट्यूड पर रीच कर जाता है। सोंदेहैमर जो कि कैप्टन थे, उन्होंने को पायलट को कहा कि तुम लैंडिंग गियर्स को प्रिपेयर करो और डस्टलडॉर्फ एयरपोर्ट और वेदर इंफॉर्मेशन को भी चेक करो। लुबिस्ट एक मिस्टीरियस तरीके से कैप्टन को जवाब देता है कि शायद से ये हम सब देख पाए। इसके कुछ मिनटों बाद मर्सिले कंट्रोल सेंटर इस जर्मन विंग प्लेन के साथ कॉन्टेक्ट बनाती है, क्योंकि ये प्लेन अब फ्रांस की फ्लाइट रूट पर पहुंच चुका था। सब ठीक चल रहा था, तो कैप्टन ने सोचा कि क्यों ना थोड़ा आराम कर लिया जाए। तो कैप्टन कॉकपिट को छोड़ के रेस्ट रूम में जाते हैं। उस को पायलट को सारे कंट्रोल्स और रेडियो कम्युनिकेशन सौंप के कैप्टन के कॉकपिट से जाने के बस कुछ मिनटों बाद ही लुबिस्ट सेलेक्ट की हुई एल्टीट्यूड को चेंज कर देता है। तो पहले जहां 38 फीट एल्टीट्यूड सेलेक्ट की हुई थी, लुबिस्ट उस एल्टीट्यूड को सिर्फ 100 फीट कर देता है, जो कि उस डायल का सबसे लोवेस्ट पॉसिबल सिलेक्शन ऑप्शन था। प्लेन धीरे धीरे करता हुआ नीचे आने लगता है, लेकिन अब तक इस बात का पता ना तो पैसेंजर्स को था और ना ही रेस्ट कर रहे कैप्टन को। लेकिन मर्सिले कंट्रोल सेंटर्स को इस बात का पता चल चुका था, तो वो इमीडिएटली लुबिस्ट के साथ कांटेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लुबिस्ट कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। इसके कुछ मिनटों बाद कैप्टन सोंदेहैमर रेस्ट रूम से वापस कॉकपिट पर आ रहे थे और वो क्या देखते हैं कि कॉकपिट का दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया गया है। कैप्टन दरवाजे को खटखटाते हैं, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। कैप्टन ट्राई करते हैं कि इमरजेंसी एक्सेस कोड को डाल के वो गेट खोल ले, लेकिन उस इमरजेंसी एक्सेस कोड को भी डिसेबल्ड कर दिया गया था और ये सब उस को पायलट ने ही कॉकपिट के अंदर से किया था। कैप्टन बार बार डोर को जोर जोर से नॉक कर रहे थे कि इस दरवाजे को खोलो, लेकिन कोई आंसर अंदर से नहीं आ रहा था। और यहाँ मर्सिले कंट्रोल सेंटर भी उसको पायलट के साथ रेडियो कनेक्शन बनाने में जुटी हुई थी। उनको लुबिस्ट की सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। कैप्टन ने फिर ध्यान दिया कि ये प्लेन लगातार नीचे होता जा रहा है, तो कैप्टन ने सोचा कि प्लेन अगर ऐसे ही नीचे जाता रहा तो आगे आने वाले पहाड़ों से ये टकरा जाएगा। तो उन्होंने इस दरवाजे को तोड़ने का डिसीजन
बनाया तो एक एक्स की मदद से कैप्टन जोर जोर से उस दरवाजे पर स्ट्राइक करना शुरू करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। ऐसा इसलिए क्योंकि जब 9/11 प्लेन क्रैश हुआ था तब सारे प्लेन्स के कॉकपिट के डोर्स को शॉक प्रूफ बना दिया गया था। अगर आपको 9/11 इंसिडेंट के बारे में नहीं पता है तो आप हमारी ये वीडियो आई के बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। कैप्टन के पास दूसरा कोई और रास्ता नहीं था उस कॉकपिट में एंटर करने का। कैप्टन जोर जोर से कॉकपिट के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था और ये देखकर वहां पर सभी मौजूद 144 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स भी घबरा गए। अब प्लेन तेजी से नीचे जा रहा था और अब प्लेन 10,000 फीट की ऊंचाई पर था, जहां फ्रांस के बड़े बड़े एल्प्स के माउंटेन मौजूद थे। सभी पैसेंजर्स चिल्ला रहे थे। कैप्टन लगातार दरवाजे पर मार रहा था कि तभी कॉकपिट में से एक आवाज आती है कि ट्रेन ट्रेन पुल अप पुल अप पुल अप। ये आवाज प्लेन में से आ रही थी कि इस प्लेन को ऊपर लो। ये आवाज और तेज होती गई। Terrain, terrain, pull up, pull up. और फिर ठीक 10:41 और 5 सेकंड पर ये प्लेन एक माउंटेन पर जाकर क्रैश कर गया था। और इसी समय कंट्रोल सेंटर के रेडार ने इस प्लेन के साथ कांटेक्ट लॉस्ट कर दिया था। कांटेक्ट लॉस्ट होते ही मर्सले कंट्रोल सेंटर ने फ्रेंच ब्यूरो ऑफ इंक्वायरी को इस चीज के बारे में इन्फॉर्म कर दिया था ताकि वो सिविल एविएशन सेफ्टी का एनालिसिस कर सके। जब वो वहां लास्ट कांटेक्ट साइट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि प्लेन बहुत ही बुरे तरीके से टेटे ड्यू ट्रेवर्स नाम के पहाड़ों की साउथ साइड पर जाकर क्रैश हो गया था, जो कि 5000 फीट जितनी बड़ी हाइट वाले माउंटेन्स थे। इस प्लेन की रफ्तार 700 किलोमीटर पर आवर थी, जिसके चलते इसमें बैठे सारे 144 पैसेंजर्स और 6 केबिन क्रू मेंबर्स उन 2 पायलट्स को मिला के यहाँ इस क्रैश में मारे जाते हैं। इन्वेस्टिगेट कर रही टीम को उस प्लेन का रैक करीब 2 किलोमीटर स्क्वायर के रेडियस में फैला हुआ मिलता है। इसी के साथ इन्वेस्टिगेट कर रही टीम ने देखा कि इस प्लेन का ब्लैक बॉक्स सही सलामत था। ये वो बॉक्स होता है जो कि सभी प्लेन्स की कॉकपिट में लगा हुआ होता है, जिसमें सारी वॉइसेस रिकॉर्ड हो रही होती है। और इसी ब्लैक बॉक्स और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डिंग की हेल्प से रिसर्च टीम ने ये पता लगाया कि एग्जैक्टली इस प्लेन में हुआ क्या था। तो उनको ये सब इंसिडेंट के बारे में पता चलता है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि आखिर को पायलट ने ये सब क्यों किया था? क्या वो कोई टेररिस्ट था? तो वो इस चीज का पता लगाने के लिए उस को पायलट के पास्ट के बैकग्राउंड को चेक करने लगे, जहाँ उन्हें ये पता चलता है कि ल्यूबिस्ट का जन्म साल 1987 में बेवेरिया के एक छोटे से टाउन में हुआ था, जो कि वेस्टर्न जर्मनी में स्थित है। जब ल्यूबिस्ट छोटा था तब वो बिल्कुल नॉर्मल ही था। उसका यही सपना था कि उसको बड़े होके एक पायलट बनना है। जब वो 14 का हुआ तब उसने पहली बार वेस्टर्न वर्ल्ड फ्लाइट क्लब को ज्वाइन किया था, जहां वो ग्लाइडर्स को उड़ाना सीखा करता था। उसके सभी रिलेटिव्स और दोस्तों का कहना था कि ल्यूबिस्ट एक बहुत ही डिटर्मिनेट पायलट था और प्लेन को उड़ाना उसका एक पैशन था। यानी वो एक ऐसा इंसान नहीं था जो कि एक प्लेन को क्रैश करवा दे। प्लेन को उड़ाना उसके लिए कोई जॉब नहीं था, बल्कि उसके लिए ये एक सपना था। जब वो 20 साल का हुआ तो उसने लुफ्थांसा फ्लाइट एकेडमी को ज्वाइन किया। इस एकेडमी में उसने 100 घंटों की फ्लाइट ट्रेनिंग पूरी की थी। 2011 में लुफ्ट वापस जर्मनी आ गया था, जहां उसने अपनी पहली जॉब में एक फ्लाइट अटेंडेंट का काम किया था। फिर वो एक फुल पायलट बन गया था। जब क्रैश के बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने उसके घर की तलाशी ली तो उनको ये पता चला कि लुफ्ट एक बहुत बड़े हेल्थ इश्यू से गुजर रहा था। इसको साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर और एंजाइटी डिसऑर्डर था। लुबिस्ट को ये डर था कि अगर इस चीज का पता सबको चलता है तो उसका पायलट का लाइसेंस छिन सकता है, इसीलिए उसने इस चीज के बारे में किसी को नहीं बताया। लुबिस्ट की ये एंजाइटी बढ़ती ही चली गई। उसको सुसाइड के थॉट्स भी आते थे। जब इन्वेस्टिगेशन टीम ने उसके कंप्यूटर की ब्राउजिंग हिस्ट्री को देखा तब उनको ये पता चला कि लुबिस्ट ऐसी चीजें सर्च कर रहा था जहाँ उसको सुसाइड करने के तरीके मिल सके। इसी बीच
वो डॉक्टर को भी रेगुलर चेकअप करवाता था, जहां डॉक्टर ने उसको 19 दिन की मेडिकेशन दी थी। ये बात क्रैश से सिर्फ 12 दिन पहले की थी, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने जर्मन विंग्स को लुफिस्ट के इस डिसऑर्डर के बारे में नहीं बताया। लुफ्थांसा सीईओ ने कहा कि हमें लुफिस्ट के मेंटल कंडीशन के बारे में कुछ नहीं पता था। उनका ये भी कहना था कि वो एक परफेक्ट फ्लाइट पायलट था जिसकी परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया थी और उसमें ऐसे डिसऑर्डर्स का पता लगाना काफी मुश्किल था। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि सारे पायलट्स के मेंटल कंडीशन चेकअप्स बस उस टाइम किए जाते हैं जब वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। उनके रेगुलर एनुअल बेसिस पर पायलट्स की चेकिंग नहीं की जाती थी। यही सबसे बड़ा कारण था क्रैश का। लुफिस्ट ने सुसाइड करने का बस यही तरीका सोचा, अपने साथ 139 लोगों की जान लेके। इसके बाद लुफ्थांसा ने भी सभी फैमिलीज विक्टिम्स को $90,000 देने के लिए एग्री कर लिया। इसके बाद BEA ने कुछ रूल्स बनाए, जैसे सारे यूरोपियन एयरलाइन के पायलट्स और बाकी स्टाफ की रेगुलर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की जाएगी और यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने भी एक रूल बनाया कि पूरी उड़ान के दौरान 2 क्रू मेंबर्स का कॉकपिट में होना कंपलसरी है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए सी यू सून। और अगर आप 9/11 इंसिडेंट के बारे में जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को क्लिक करके अभी देख सकते हो।